माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक आशीर्वाद दे देते हैं, अगर बोल देते हैं दिल से कि अब तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ताकत हो जाती है। कहीं ना कहीं ये हमेशा उम्मीद जगी रहती है कोई एक ना एक दिन समाजवादी कुटिया पे पैर रखेंगे। समाज को शिक्षा के माध्यम से ही बदला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, समाजवादी कुटिया चलाने वाले और अपनी कुटिया में गरीब बच्चों को शिक्षा देने वाले ऋषि यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि जी अखिलेश के बेहद करीबी हैं और अखिलेश यादव इनको बेहद पसंद भी करते हैं। तो ये लखनऊ में थे और इस वक्त हमारे साथ में हैं। तो ऋषि जी कैसे हैं आप, कैसी चल रही है आपकी कुटिया? सबसे पहले मैं भारत एक सोच चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से समाजवादी कुटिया लगातार अपने कार्य के प्रति कार्य कर रही है और लगातार चल रही है। अच्छा, आपकी इस कुटिया में कितने बच्चे होंगे? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था तो उस समय कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। उस टाइम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि कोई भी गरीब बच्चा, उस समय प्राइमरी विद्यालय बंद थे तो कोई भी बच्चा मतलब पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा था, तो कोई भी गरीब बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। उस टाइम हम लोग ने हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बाल्टा के माध्यम से गाँव-गाँव जाकर गरीब बच्चों को दूध पिलाने का काम किया था। और उसी समय मैंने एक दिव्यांग परिवार को जो आँख से अंधे हैं और उनकी पत्नी भी पैर से दिक्कत है, उस परिवार को मैंने गोद लेने का काम किया था, जो आज तक सेवा निरंतर मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं यह कार्य अपना लगातार मैं करता रहूं। अच्छा, तो आप इतनी बड़ी कुटिया चलाते हैं तो उसके लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो कैसे इंतज़ाम होता है पैसों का? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बच्चों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात किए थे और बच्चों के लिए कापी किताब, बैग और सारी चीज़ अवेलेबल कराए थे और लगातार उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। उनके आशीर्वाद से मैं अपना कार्य करता रहता हूं और मैं एक किसान परिवार का लड़का हूं, खेती बाड़ी के माध्यम से। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपके अंदर किसी भी कार्य करने की, जब आपके अंदर जुनून होता है कार्य करने की, आपके अंदर आपको एक चाहत होती है कि मुझे यह कार्य करना है, तो कहीं ना कहीं उस कार्य करने में वो कार्य करने में आप सफल रहेंगे। अच्छा, आप कोरोना के दौरान फेमस हुए थे, तो आप अचानक से ऐसे फेमस कैसे हो गए? मैंने विकट परिस्थितियों में काम किया। जिस समय लोग घरों में बैठे रहते थे, उस टाइम मैंने अपने जान की परवाह किए बगैर अपने नेता के आदेश का पालन करते हुए मैंने घर घर तक जाकर, जन जन तक जाके, जो समाजवादी पार्टी की जो एक विचारधारा थी, माननीय हम श्रद्धेय नेताजी ने जिस उद्देश्य से समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे कि सबसे गरीब असहाय लोगों की मदद, उनका जो उनकी पार्टी का उद्देश्य था, पंक्ति में बैठे पिछले पावदान से लोगों की मदद हो, तो मैंने उन जो सोच थी उस पे मैंने काम किया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और मेरी कोशिश थी कि मैं सबकी मदद कर सकूं। अच्छा ऋषि जी, आप ये बताइए कि आप यादव हैं, है ना, तो आप ये पगड़ी क्यों पहनते हैं? देखिए, पगड़ी का ये मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पगड़ी मेरी एक शौक़ है और कहीं ना कहीं इस पगड़ी से मेरी एक पहचान है और मैं पगड़ी इसलिए बांधता हूं कि लाल पगड़ी है। अच्छा, उम्र क्या होगी आपकी ऋषि जी? 30 वर्ष हमारी उम्र है। अच्छा, कभी मतलब आप 30 साल के हैं, आपके घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई कुटिया चलाते हो, पैसे वैसे बनते नहीं हैं, तो मतलब कभी उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया इसके लिए कि भाई काम वाम करो? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे एक अच्छे माता पिता हैं, हमारे परिवार वाले हैं। मेरे कार्य में मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहता है, मेरे चाहने वालों का बहुत सहयोग रहता है, मेरे मित्रों का बहुत सहयोग रहता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ़ोन करके हमारे पिताजी से भी उस टाइम बात किए थे और उन्होंने एक हम बधाई भी दिए थे पिताजी से कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हम लोगों का कार्य है और इस कार्य की वजह से जो सम्मान मिलता है, इससे घर वाले भी खुश रहते हैं और हमारे कार्य में वो हमेशा मदद करते हैं। नहीं, तो इतने सारे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, 100-200 बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, तो इन सब बच्चों की देखभाल के लिए आपको अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी, तो इतना इंतज़ाम आपका हो जाता है? जी, इंतज़ाम हो जाता है क्योंकि अंदर एक चाहत है काम करने की। और जब भी मैं आता हूँ लखनऊ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक आशीर्वाद दे देते हैं, अगर बोल देते हैं दिल से कि अब तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक ताकत हो जाती है, एक जो कार्य करने का हौसला होता है और इसलिए मैं अपने कार्य करने में मैं
जितना मेरा जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। तो अखिलेश जी आपको इतना क्यों पसंद करते हैं? जैसा कि मैं एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ जिससे मेरी पार्टी आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं मैंने कभी कोई पार्टी से अपेक्षा नहीं किया और मेरी एक सोच है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उस सोच से हम लोग अपनी सोच उसी सोच से हम लोग काम करते हैं। तो आप भी समाजवादी पार्टी में कुछ आगे करना चाहते हैं? नहीं, मेरा सिर्फ उद्देश्य है, मैं निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, आप अलग से कोई नौकरी वगैरह भी करते हैं या सिर्फ ये कुटिया का ही आप देखभाल करते हैं? मैं अधिवक्ता भी हूँ, मैं दीवानी में प्रैक्टिस भी करता हूँ और धीरे धीरे मैं अपने भी लाइफ के बारे में सोचता हूँ और लोगों के भी बारे में सोचता हूँ। अच्छा, तो ये आपके अंदर ये भाव कैसे आया कि हमें इतने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, कैसे ये भाव आया आपके अंदर? देखिए, समाज को इस शिक्षा के माध्यम से ही बदला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उस दौरान जो मैंने काम किया, धीरे धीरे लगाव बढ़ता गया, बच्चों से लगाव बढ़ता गया, बच्चों के परिवार वालों से लगाव बढ़ता गया। और उस समय मैं बता दूं, तब से मैं कोविड काल में बच्चों को दूध पिलाने का कार्य शुरू किया, बच्चों को पौष्टिक आहार देने का कार्य शुरू किया, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। कहीं ना कहीं तब से लगातार आज तक उस काम को मैं लगातार अनवरत जारी रखा हूँ। तो आपके इन्हीं कामों की वजह से अखिलेश यादव आपको शायद पसंद करते हैं। तो अखिलेश के साथ उनकी पत्नी भी अक्सर एक्टिव रहती हैं पार्टी में, डिम्पल जी, तो उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई? जी, जौनपुर में चुनाव के दौरान आदरणीय सांसद जी गई थी और वहाँ पे बच्चों से भी मुलाकात की थी। समाजवादी कुटिया के बच्चे भी उनको मोमेंटो भेंट किए थे, हमारी भी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने आपके इस कुटिया के बारे में कभी क्या कहा, कभी कुछ कहा? नहीं, मुझे पूरे समाजवादी परिवार से और कहीं ना कहीं माननीय जी के परिवार से बहुत सम्मान मिलता है और कहीं ना कहीं पूरे कोविड काल से लेकर अब तक मैं कभी यह महसूस नहीं कर पाया कि मुझे वहाँ से सम्मान नहीं मिलता। मैं जब भी जाता हूँ मुझे यह फील होता है कि कहीं ना कहीं अपना परिवार है। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव से मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे आप इतनी आसानी से अखिलेश यादव से मिल लेते हैं और इतने करीब हो गए उनके? देखिए, मैं जब भी लखनऊ आता हूँ तो मैं कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम रहता है तभी मैं आता हूँ और वो माननीय जी जानते हैं कि मैं उस तरह यहाँ नहीं आता, क्योंकि हम लोग को काम करना होता है ज़मीन पे, हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आ गया तो माननीय जी अगर नज़र पड़ गई तो बुला लेते हैं, नहीं तो वो तुरंत जो भी मेरा कार्य रहता है उसको तुरंत। अभी आने वाले समय में 4 अप्रैल को समाजवादी कुटिया का 3रा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उसी के संदर्भ में मैं लखनऊ आया था। तो माननीय जी को मैंने लेटर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो किसी गणमान्य को यहाँ से भेजेंगे। अच्छा, वो खुद कभी आए हैं? वो अभी आए नहीं हैं, लेकिन आश्वासन दिए हैं, बच्चों से भी आश्वासन दिए हैं, हम सबसे हमेशा आश्वासन दिए हैं और कहीं ना कहीं ये हमेशा उम्मीद जगी रहती है कोई एक ना एक दिन समाजवादी कुटिया पे पैर रखेंगे। ऋषि जी, बताइए कि रामचरितमानस की जो कुछ लाइनें थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाली, ये काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, इस पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से विकास की राजनीति की है और समाजवादी पार्टी सभी जाति सभी धर्म का सम्मान करती है। यदि किसी लाइन पे विरोध हुआ है तो उस पे क्यों लाइन का विरोध हुआ है, न कि किसी और चीज़ का विरोध हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी को अगर बुरा लगता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का वही जवाब दे दें कि वो लाइन क्या है। नहीं तो आप क्या मौर्य जी को समर्थन करते हैं कि ये जो लाइनें हैं वो कहते हैं कि इन्हें हटा देना चाहिए, तो आपको लगता है कि लाइनों में कुछ ऐसा है जिन्हें हटा देना चाहिए? देखिए, अगर किसी चीज़ से किसी की आत्मा को ठेस पहुँचता है या किसी भी समुदाय के लोगों को अगर उससे दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं उस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर का भी एक बयान आया, कल ही उन्होंने कहा है कि बंगाल में अखिलेश यादव गए हैं तो वो उनको स्टूल मिला है, अगर मायावती के पास जाते तो उन्हें कुर्सी मिलती। तो क्या लगता है कि ये सही कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? देखिए, उनकी बात को तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो बंगाल की बात है तो ममता दीदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वहाँ पे हमारे माननीय जी उनके भाई के समान हैं। अगर एक बहन के घर एक भाई जाता है तो परिवार की तरह एक उनका शिष्टाचार था और वो उस पे इन सब बातों पे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि इन लोगों को और कुछ नहीं रह गया, बस यही सब देखना रहता है। अच्छा, आप पूर्वांचल से आते हैं लेकिन इतना बड़ा आप काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का ज़्यादा असर नहीं दिख पाया, तो क्या हुआ, क्यों नहीं जिता पाया अखिलेश को? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ी, कहीं ना कहीं ज़मीनी तौर से चुनाव लड़ी, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी और जहां से कमियां रह गई होगी उस चीज़ को माननीय जी उस पर काम कर रहे हैं
और हम लोग इस बार चुनाव में बूथ स्तर से और जाति समीकरण मिला के हम लोग चुनाव में उतरने का कमियां बता रहे हैं आप, क्या कमियां आपको लगती हैं अखिलेश की रह गई? वो 5 कमियां गिनवाइए। देखिए कमियां क्या, जिस तरह से मैं बताऊं आपको, तो मैं खुद जनपद जौनपुर में था, जिस तरह से धांधली हुई, बहुत सी ऐसी सीटें थी, हमारे यहाँ 9 विधानसभा की सीटें थी, कुछ सीटें तो ऐसी थी कि जो हम लोग 1000-1500 जाते जाते कहीं ना कहीं एक जो देखिए जो सच्चाई थी, जो माहौल मीडिया में क्रिएट हुआ शुरू से, बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी लगातार सभी सीटों पे चुनाव जीती थी लगभग, तो कहीं ना कहीं जो ये मीडिया शुरू में एक दबाव बना दी लोगों के ऊपर कि समाजवादी पार्टी इतना पीछे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी इतना आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो कार्यकर्ताओं के अंदर से जो एक इस बार जो काउंटिंग हो रही थी, जो जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी वहाँ पे टीवी लगी थी। जब वहाँ पे टीवी लगी थी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लगातार इस चीज़ को दिखाया जा रहा था कि शुरू से ही एक बढ़त दिखाई जा रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ हम लोग सभी सीट पे आ गए थे शुरू में, लेकिन जो वहाँ पे काउंटिंग में दिखाया जा रहा है, हम लोग खुद अपने आँख से देखें, उसमें समाजवादी पार्टी 2 सीट 3 सीट दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें जो बड़े मीडिया चैनल वाले थे, कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से दबाव बनाने का काम किया और कुछ कार्यकर्ताओं का मनोबल वहाँ पे जो टूटा, तो कुछ सीट जो हम लोग हारे हैं कुछ मतों से, वह कहीं ना कहीं ये धांधली की आप वजह सिर्फ से। इसे ही एक कारण मानते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी की भी कोई कमी रह गई या? हाँ, कमियाँ जैसे जो हम लोग अपना ग्राउंड पे देखें, जैसे मान लीजिए एक विधानसभा पे 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो 10 लोग टिकट में मान लीजिए सिर्फ एक ही लोग को टिकट देंगे, तो कुछ लोगों ने इस तरह के लोगों ने भी जो पार्टी के जो जिस तरह से लगना चाहिए उस तरह के लोग नहीं काम कर रहे, क्योंकि हमारे नेता निश्चल स्वभाव के थे और वो हमेशा सब पे अपने पे विश्वास किया। अगर कुछ लोग इस तरह के भी कुछ कहीं ना कहीं कमियां रह गई और कुछ कमियां रह गई थी, उस कमियों को सुधार किया जाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए कि वो आगे जीत सके? क्या सुधार करने चाहिए? समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर से एकदम मजबूती से सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एकत्र मिला के काम किए थे और आने वाले समय भी काम करेंगे और कहीं ना कहीं मान लीजिए उस पर काम कर रहे हैं। अब आप अपने बारे में बताइए कि आप आगे क्या सोच रहे हैं कि पार्टी में आप किस ओर बढ़ना चाहते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य है समाजवादी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, छोटे से सिपाही हैं। हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, जो हमें जिम्मेदारी मिलती है बूथ स्तर से, मैं बूथ पे काम करता हूँ। माननीय जिला अध्यक्ष जी द्वारा जो काम मिलता है मैं उसको करता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो मुझे निर्देशित किया जाता है मैं उस पर काम करता हूँ। तो कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता को चाहिए कि उनको जो जिम्मेदारी मिले, अगर हमें एक छोटी जिम्मेदारी कोई मिले तो मैं उस पर काम करूँ, मैं दूसरे के काम पे कमेंट ना करूँ। जो मुझे जिम्मेदारी मिले हम अपनी जिम्मेदारी पे काम करेंगे, चाहे छोटी जिम्मेदारी मिल रही है चाहे बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, उस पर मैं नैतिकता से अपना कार्य निर्वहन। अच्छा, अभी आप 150 बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, तो भविष्य में आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप अपनी इस कुटिया को एक बड़े स्कूल में तब्दील करें या कुछ और बड़ा करें? देखिए, हर इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने समाजवादी कुटिया की शुरुआत की थी तो मेरे पास एक झोपड़ी थी, एक कुटिया थी, एक कुटिया से मैं शुरुआत किया था। आज हमारे पास मैं 3 कुटिया बढ़ा दिया हूँ। तो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन हर कदम आगे ही बढ़ेंगे। तो जो मेरा उद्देश्य है, जो कार्य है, उस पर मैं हमेशा कहीं ना कहीं संकल्पित होकर दृढ़ संकल्प होकर मैं कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, ऋषि जी हमारे साथ थे और बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इतने सारे बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, ये एक मिसाल कायम कर रहे हैं। तो ऋषि जी हमारे साथ थे, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।